पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, ठीक 9:30 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और इस बुलेटिन में आपको 1 मिनट में मिलेगी पूरी खबर। तो पहली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले कई जगहों में जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ और धान खरीदी ऑपरेटर संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। कवर्धा में जिले भर के धान समिति कर्मचारियों और ऑपरेटर ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। कहा कि लंबे समय से धान खरीदी काम में लगातार योगदान देने के बावजूद उन्हें उचित मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उनकी प्रमुख मांगों में धान की सुखद राशि का भुगतान, वेतन वृद्धि, कंप्यूटर ऑपरेटर की आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करना है। जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ कबीरधाम के द्वारा अपने मुख्य रूप से 2 मांगों को लेकर, जो धान में सुखद में राशि प्रदान करने के संबंध में और दूसरा आउटसोर्सिंग बंद करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। इधर गरियाबंद में भी सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने धान खरीदी से ठीक पहले 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इनकी मांगों में भी सुखद राशि वसूली बंद करने, सहकारी बैंकों में सीधी भर्ती रद्द करने समेत 6 माह के वेतन कटौती के नए निर्देश वापस लेने की मांग शामिल है। 24 तारीख को 1 दिवसीय जिला स्तर में धरना प्रदर्शन ज्ञापन रैली है। उसके बाद 28 तारीख को हमारा संभाग स्तरीय ज्ञापन रैली है। फिर 3 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ हो जाए। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 का आयोजन 1 नवंबर को होगा। आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय नेता शामिल होंगे। पीएम के दौरे और राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय राज्योत्सव स्थल पहुंचे। पीएम मोदी के दौरे और राज्योत्सव को लेकर सीएम साय ने मौके पर अफसरों को जरूरी निर्देश दिए हैं और समय पर तैयारियां पूरी करने की हिदायत दी है। सीएम साय ने राज्योत्सव के दौरान प्रदेश के विकास कार्य की प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए और कहा कि जो लोग भी राज्योत्सव में शामिल होने आए उन्हें प्रदेश की संस्कृति की जानकारी मिले। सरकार ने इसे रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है, जहां छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, खान पान, लोक नृत्य और खेलों को समर्पित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। हर महीने अलग अलग थीम पर आयोजन किए जाएंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और वो दिन भर हमारे प्रदेश में रहेंगे और दिन भर में 5 कार्यक्रम उनका होना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 5 अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो नया विधानसभा भवन, ट्राइबल म्यूजियम और ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय भवन का लोकार्पण भी करेंगे। 31 अक्टूबर की शाम पीएम नरेंद्र मोदी रायपुर आएंगे। पीएम मोदी विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को आवंटित बंगले में रात्रि विश्राम करेंगे। बंगले का जायजा लिया है संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगे। नवा रायपुर स्थित जो सरकारी निवास है वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे और आप देखिए कि उसके लिए ये आवास बंगला है वो पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। अभी आप देखिए कि हम जो है बंगले के अंदर पहुंचे हुए हैं और यहाँ ये हॉल है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकेंगे। हर तरफ इसे इतना अच्छा सजाया जा रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लगे कि वो जो है पीएमओ अर्थात जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फिलहाल अभी ये वाला बेडरूम तैयार किया जा रहा है जहां पर ये सुविधाएं आप देख सकते हैं। हालांकि अभी बहुत प्रारंभिक तौर पर ये चीज़ें हैं अभी और इस पर जो है पीएमओ की ओर से तय किए जाएंगे कि बेडरूम में और क्या होना चाहिए, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएगी। तो ये विधानसभा अध्यक्ष का ये बंगला जो है और कितना सुंदर नजर आएगा। 31 अक्टूबर को यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार गए और आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ रुकेंगे, कहाँ सोएंगे, ये सारी जानकारी हमने दी आपको। इधर रायपुर के गुड़ियारी स्थित अस्पताल में तैनात डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। नियमानुसार सुबह 8 से शाम 8 बजे तक ओपीडी चलनी चाहिए,
लेकिन यहाँ ना तो बच्चों की और ना ही स्त्री रोग की ओपीडी चल रही है। डॉक्टर समय पर नहीं बैठ रहे हैं। जांच करने आए मरीजों को जनरल ओपीडी में भी डॉक्टर नहीं होने के कारण घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसका जायजा लिया है संदीप शुक्ला ने। गुढ़ियारी हमारा अस्पताल की आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, काफ़ी लापरवाही भरी तस्वीर। आपको बता दें कि शासन के नियम अनुसार सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ओपीडी चलनी है, लेकिन आप देखिए ये जो जनरल मेडिकल ऑफिसर का जो कमरा है, वो 3 नंबर कमरा, ये पूरे तरीके से खाली पड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पर ड्यूटी चेंज होनी थी, 2 बजे के बाद जिनकी भी ड्यूटी है उन्हें यहाँ पर बैठना था। दीदी कितने बजे आए हैं आप? 2:30 बजे। 2:30 बजे जी। 2:30 बजे से लगातार बैठे हैं? हाँ, यहीं पे बैठे नहीं आए? नहीं, बस इधर टेस्ट करा करके और बैठे हैं, शुगर टेस्ट करा के। शिशु रोग विभाग है, कमरा नंबर 9, लेकिन ये खाली पड़ा हुआ है। देखिए बत्ती तक यहाँ पर नहीं जल रही है। मैम ये अभी किसकी ड्यूटी होनी थी यहाँ पर? पता नहीं सर, ड्यूटी रोस्टर लगा हुआ है वहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों निजी अस्पतालों की बिल्डिंग लगातार धीरे धीरे बड़ी होते जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे हमारे अस्पताल धीरे धीरे बदहाल क्यों हो रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने सवाल पूछा तो नर्स कह रही पता नहीं किस डॉक्टर की ड्यूटी लगी है। बहरहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में एआईसीसी की मीटिंग हुई, जिसके बाद अटकलें तेज है। जिला अध्यक्षों की घोषणा 30 अक्टूबर तक हो सकती है। दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और छत्तीसगढ़ पीसीसी के प्रभारी सचिन पायलट ने दीपक बैज, भूपेश बघेल, चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव से 1-to-1 चर्चा कर जिलाध्यक्षों के नाम को लगभग तय कर दिया है। नाम तय होने की सुगबुगाहट तेज हुई तो कांग्रेस के अंदर जहां दावेदारी को लेकर होड़ लग गई, तो बीजेपी ने सोशल मीडिया में पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाए कि कांग्रेस आपसी कलह, गुटबाजी में उलझी हुई है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं, इसलिए कांग्रेस अब तक अपने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। दिल्ली से वापस लौटे टीएस सिंहदेव ने क्या कहा, आप भी सुने। आज 50 साल से ज़्यादा हो जा रहे हैं कांग्रेस के संगठन में काम करते हुए, तो ये नयापन आया है। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा ये परिवर्तन हुआ है कि ऊपर से भी पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं, संभवतः इसी नज़रिए से देखने के लिए कि कहीं भाई भतीजावाद तो नहीं है। कोरबा जिले में पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मदिरा का नष्टीकरण किया है। पुलिस लाइन कोरबा में जिले के अलग अलग थाना और चौकियों में जब्त किए गए 21,000 लीटर शराब को नष्ट किया गया। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत 21,372 लीटर मदिरा का विधिवत निपटान किया गया। जब्त शराब में 16,414 लीटर महुआ, 3,415 लीटर देशी और 1,543 लीटर अंग्रेजी शराब समेत 236 बियर सम्मिलित है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 38,24,000 रुपए बताई गई। नष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर पारदर्शी एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप संपन्न हुई। इस कार्रवाई से थानों में वर्षों से पड़ी अनुपयोगी जब्त मदिरा का व्यवस्थित निपटान हुआ, जिससे न केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित हुआ, बल्कि थाना परिसरों में स्वच्छता, स्थान की उपलब्धता और सुव्यवस्था बनाए रखने में भी सहायता मिली है। पुलिस द्वारा जो जब्त किए गए थे अपराध आबकारी एक्ट के तहत पर मादक द्रव्य, उसकी आज जिसका न्यायालय से निराकरण हो गया है, 38,24,000 का इसमें जब्ती माल का नष्टीकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने शुक्रवार देर शाम पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। गृह विभाग ने 4 जिलों के पुलिस अधीक्षकों समेत 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया। गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता ने ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया है। आदेश के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग को राजनांदगांव से डीआईजी पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है। वहीं मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के एसपी आईपीएस चंद्रमोहन सिंह को दमकल नगर सेना का डायरेक्टर बनाया गया है। इसी तरह सक्ती जिले की एसपी अंकिता शर्मा को राजनांदगांव का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया। वहीं रत्ना सिंह को मनेंद्रगढ़ जिले का एसपी नियुक्त किया गया। इसके अलावा प्रफुल्ल ठाकुर को सक्ती जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंकज चंद्रा अब कोंडागांव जिले के नए एसपी होंगे। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी तुरंत पदभार ग्रहण करें और इसकी सूचना विभाग को भेजें।
इससे पहले 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ में नए मुख्य सचिव विकासशील के पदभार ग्रहण करते ही 14 आईएएस अफसरों के विभागीय प्रभार में फेरबदल किया गया। जितेंद्र यादव राजनांदगांव कलेक्टर बनाए गए, वहीं पी दयानंद जनसंपर्क विभाग से बाहर हो गए। उनकी जगह पर डॉक्टर रोहित यादव की एंट्री हुई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आईएसआईएस से जुड़े एक आतंकी को भोपाल के करोन से गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली के सादिक नगर से भी एक आतंकी पकड़ा गया है। दोनों मिलकर दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में आईडी ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि दोनों आतंकियों का नाम अदनान है। इन्हें फिदायीन हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी और उनका निशाना था दिल्ली। आतंकियों के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है, जिसमें बम बनाने के रसायन, एसिड, सल्फर पाउडर, बॉल बेयरिंग्स, आईडी, सर्किट बरामद किया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम दोनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये ग्रुप उन जगहों की तलाश में था जहां वो जमीन खरीदकर अपनी गतिविधियों का केंद्र बना सकें। वे हथियार बनाने के लिए पैसे भी इकट्ठा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड अशर दानिश था, जो खुद को गजवा लीडर और सीईओ कहता था। इन आतंकियों से मिले इनपुट के आधार पर देश भर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि सितंबर में भी स्पेशल सेल ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसमें कई राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें सभी आरोपियों की उम्र 20 से 26 साल के बीच की थी। एमपी में बीच सड़क पर मारपीट के कई मामले सामने आए। कहीं पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ तो कहीं मंदिर परिसर में दर्शन करवाने को लेकर कुछ लोग भिड़ गए। हटा के सब्जी बाजार में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बदमाश लाठी और बेल्ट से युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं। लोगों के हस्तक्षेप के बाद मौके से आरोपी फरार हो गए। हालांकि पीड़ित ने किसी प्रकार की रिपोर्ट और शिकायत अब तक पुलिस से नहीं की है। विवाद की वजह भी स्पष्ट नहीं है। इधर सतना के चित्रकूट के तीर्थ स्थल गुप्त गोदावरी में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई। विवाद के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। बता दें कि गुप्त गोदावरी में लंबे समय से सक्रिय गिरोह श्रद्धालुओं को कतार में लगने से बचाने के नाम पर 100 रुपए प्रति व्यक्ति लेकर शॉर्टकट रास्ते से गुफा तक ले जाते हैं और अंदर बैठे पुजारियों से पूजा कराने के नाम पर अतिरिक्त पैसे भी वसूलते हैं। सागर में घर के सामने पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के घरों में पत्थर फेंके। दोनों के घरों के कांच टूट गए। 13 लोग घायल हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। रतलाम के कांग्रेस नेता संजय दवे और उनके बेटों की दबंगई सामने आई है। होटल में जगह मिलने में देरी हुई तो कांग्रेस नेता ने होटल मैनेजर के साथ मारपीट कर दी। रतलाम के कांग्रेस नेता संजय दवे अपने परिवार के साथ सैलाना रोड स्थित होटल में खाना खाने गए थे। इसी दौरान होटल मैनेजर ने उन्हें आधा घंटा इंतजार कराया और जिस टेबल पर उन्हें खाना खाने बैठना था, उसी टेबल पर दूसरे परिवार को बैठा दिया और नेताजी को नीचे बेसमेंट में जाकर बैठने की सलाह दे डाली। यही बात कांग्रेस नेता को नागवार गुजरी। इसके बाद कांग्रेस नेता और उनके बेटों ने होटल मैनेजर के साथ मारपीट और झूमा झटकी की। फुटेज भी इसका सामने आ चुका है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। होटल मैनेजर की शिकायत के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता और उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया जो वीडियो फुटेज के आधार पर जो देखा गया है, जिसमें घटना कारित हुई है, जिसमें थाना सलाना में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है। इन्वेस्टिगेशन में उन सभी तथ्यों की जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश से मारपीट की कई तस्वीरें सामने आई। हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं। तो पहली तस्वीर हट्टा से है, जहां सब्जी बाजार में युवक की पिटाई की गई है। लोगों के हस्तक्षेप के बाद मौके से आरोपी फरार हो गया। यहां विवाद का कारण स्पष्ट नहीं है। वहीं मुरैना में 2 गुटों में लाठी डंडों से मारपीट हुई, पथराव हुआ। इस दौरान 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज चल रहा है। सागर से अगर बात करें तो पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के घरों पर पथराव किया। दोनों पक्षों के 13 लोग जख्मी हो गए हैं। रतलाम में कांग्रेस नेता संजय दवे और उनके बेटों की दबंगई सामने आई है। होटल में खाने के टेबल को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद होटल के सीईओ को धमकी दी गई और मारपीट की गई। सतना में अवैध वसूली को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। इधर ग्वालियर में
दो पक्षों में गाली गलौज के बाद मारपीट हुई, जिसके बाद 6 लोग घायल हो गए। बड़वानी में छेड़छाड़ करने वाले युवक की जमकर कुटाई हो गई। आक्रोशित लोगों ने युवक को जमकर वहीं पे पीटा है। वहीं कटनी में एसआई पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया गया। एसआई दिनेश गौतम पर कार्रवाई की मांग की गई है। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इंदौर में दिवाली से पहले महापौर ने दावा किया था कि शहर की सभी सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे, लेकिन दिवाली बीतने के बाद भी कई इलाकों की सड़कों की हालत पता है कैसी है? मुझसे पहले तो आपने बोल दिया, बिल्कुल ठीक, जस की तस है। इंदौर में कांग्रेस ने शहर के कई वार्ड से टूटी सड़कों और गड्ढों की तस्वीरें जारी की है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे खुद भी मौके पर पहुंचे और सड़कों की हालत का जायजा लिया और नगर सरकार पर लापरवाही और वादा खिलाफी के आरोप लगाए। आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही व्यस्ततम मार्ग, जहां पर आना जाना दोपहर हो रहा है। पहले ही निर्माण कार्य चल रहा था, सड़क कम छोटी हो चुकी है और धूल का गुब्बारा बन रहा है। वहीं महापौर ने शहर में काम कर रही अलग अलग एजेंसियों की शिकायत मुख्यमंत्री से की है। महापौर का कहना है कि कई जगह सड़क निर्माण का जिम्मा दूसरे एजेंसियों के पास है जो समय पर काम नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की गई थी। इसके बाद एजेंसियों ने 7 दिन का समय मांगा है। अगर 7 दिन में सड़कें ठीक नहीं होती हैं तो फिर से मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की जाएगी। मुख्यमंत्री जी से भी और नगरीय प्रशासन मंत्री दोनों से बात की है कि सारी एजेंसियां स्टेट के अलग अलग विभागों की हैं, तो उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। क्या आपको बताने की ज़रूरत है क्या कि आवाज़ कब बहुत स्लो हो जाती है? समझ गए ना आप? मैं अब आगे बढ़ता हूँ। एमपी के वेदर अपडेट की बात करता हूँ। अक्टूबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन इस बार मौसम कुछ जल्दी करवट लेता दिख रहा है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ ठंडी हवाएं लौट आई हैं। भोपाल से लेकर जबलपुर, इंदौर और नर्मदापुरम तक रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में हल्की बारिश और उसके बाद ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में अब बारिश के साथ ठंड ने भी दस्तक दे दी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आई नमी के कारण एक बार फिर बारिश का सिस्टम एक्टिव हुआ है। इससे प्रदेश के करीब 19 जिलों, जिनमें हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, जबलपुर, कटनी, सिवनी और इंदौर शामिल हैं, में हल्की बारिश से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर के अंत में ही लोगों को नवंबर जैसी सर्दी का एहसास होने लगेगा। कि साउथ रीजन में हल्के से रेनफॉल का चांसेस है, तो जब तक ये वो क्लाउडिंग पूरा हटने तक ये मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा हायर साइड में रहेगा। और ये क्लाउडिंग मैंने अभी बोला, रेनफॉल एक्टिविटी वगैरह, इसकी वजह से थोड़ा सा भी हायर साइड में आने वाले दिनों में थोड़ा सा ऊपर रहने का चांसेस है। जैसे वो सिस्टम हट जाएगा, क्लाउडिंग हट जाएगा, देन इमीडिएटली मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में छठ पर्व की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज महापौर मालती राय ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चेंजिंग रूम और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया। उससे बातचीत की हमारी संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। पर्वों में पर्व महापर्व छठ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देश भर में इसकी धूम रहने वाली है और इसके साथ ही साथ राजधानी भोपाल में भी इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कटलापुरा घाट पर और यहां पर जो महापौर महोदया हैं वो घाटों का निरीक्षण कर रही हैं। किस तरीके की तैयारियां इस बार की गई हैं? हर बार नगर निगम भोपाल के माध्यम से भोजपुरी समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है और नगर निगम भोपाल के कर्मचारी रिपेयरिंग का काम बहुत दिनों से कर रहे हैं और 2 दिन बचे हैं, इसलिए रंग रोगन का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। चेंजिंग रूम के लिए मैम क्या व्यवस्था है? अस्थायी चेंजिंग रूम बनते हैं, सभी घाटों पर अस्थायी चेंजिंग रूम बनेंगे। तो बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम खटलापुरा घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर इस तरीके से जो अपनी अपनी जगह हैं वो देख सकते हैं आप, आरक्षित कर लिए गए हैं, यहाँ पर नाम लिख गए हैं और बिल्कुल देखिए नहाए खाए से शुरू होकर ये जो छठ की तैयारियां हैं लगभग 3 दिनों तक ये पूरी पूजा है वो चलेगी और इन घाटों पर जो एक आस्था का अनूठा संगम है वो देखने को मिलेगा। एमपी में दिवाली के दौरान कार्बाइड गन से कई लोगों के घायल होने के बाद शासन प्रशासन अब एक्शन में है।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव देर शाम भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचे और कार्बाइड गन से घायल मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। असल में कार्बाइड गन से घायल होने के अब तक प्रदेश में 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके इस्तेमाल से पीड़ितों की आंखों की रोशनी प्रभावित हुई है और कई लोगों की आंखें खराब भी हो चुकी है। ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या के बाद प्रशासन ने इसकी खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही गन बेच रहे आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि कार्बाइड को पानी के मिश्रण से एसिटिलीन गैस बनती है जो विस्फोटक होती है। इसके संपर्क में आने से आंखें, दिमाग और नर्वस सिस्टम को गंभीर रूप से प्रॉब्लम होती है। यही वजह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है कि ये कहीं नहीं दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा और साथ ही साथ कई कलेक्टर ने भी इसके निर्देश दे दिए हैं। अगर बात करें ग्वालियर की, ग्वालियर कलेक्टर ने इसके खिलाफ कार्रवाई की है और 6 FIR तक दर्ज कर दी गई है। और भोपाल में भी अब शासन विशेष तौर पर ध्यान दे रहा है। और 1 मिनट पूरी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।